हम लोग पढ़ेंगे MPSE 008 भारत में राज्यीय राजनीति का पहला चैप्टर, भारत में राज्य राजनीति का विकास। तो सबसे पहले हम उसकी प्रस्तावना को देखते हैं। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत में तत्कालीन समय में ब्रिटिश भारत के अलावा 565 छोटी बड़ी रियासतें थीं। तो जो तत्कालीन समय में जो ब्रिटिश भारत था उसका तो बंटवारा हो गया, जो बीच का हिस्सा था वो भारत का हुआ और जो वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास, और जो वर्तमान बांग्लादेश का हिस्सा था उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया, और जो वर्तमान में पाकिस्तान है उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया। तो इस तरीके से पूरे भारत के 3 टुकड़े हुए, बीच वाला हिस्सा भारत और पूरब वाला हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम वाला हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान। और बाकी जितना एरिया है ना वो सारा क्या था, रियासतों से, मैंने 565 जो रियासतें थी वो था। इसमें मुख्यतः कई सारी हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, हाँ, ग्वालियर, ऐसी कई सारी रियासतें थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे समय के साथ जो है जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्हें इसकी जिम्मेदारी दी गई कि देखिए आप जो है सभी रियासतों को क्या करिए, भारतवर्ष में शामिल करिए। क्या हुआ कि जब अंग्रेज स्वतंत्र कर रहे थे भारत को तो उन्होंने ब्रिटिश भारत को स्वतंत्र कर दिया। बाकी जो 565 रियासतों थी उनको अलग अलग स्वतंत्र कर दिया। कहने का मतलब कि उनको ये कह दिया गया, जो 565 रियासत थी उनको, कि भाई आप चाहे तो भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले या स्वतंत्र रहें। तो कुल मिलाकर जो इस भारत की एकजुटता थी इसको क्या करना चाहते थे, अंग्रेज कमज़ोर कर देना चाहते थे भारत को। इसके लिए अब क्या किया, अब सोचिए अगर सारी रियासतें आज अलग अलग देश होती तो आज भारत में 565 देश और होते, छोटे छोटे। हाँ, तो एक ये बहुत बड़ी साजिश को नाकाम करने के लिए किसे चुना गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो उन्होंने विलय पत्र बनाया। विलय पत्र में कहा कि देखिए भाई, जितने लोग हैं, मतलब जितने राजवाड़े हैं या रियासतों के जितने राजा हैं, वो लोग से विलय पत्र पर साइन कराने के लिए एक क्या बोलते हैं, एक सम्मेलन बुलाया गया। वहाँ पे सारे लोग आए, सारे राजा, सारे राजवाड़े के सभी राजा पहुँचे। इसमें उन्होंने विलय पत्र में 3 शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग अगर अपनी अपनी अलग अलग सेना रखेंगे तो जिस तरीके से हम पूर्व में कमज़ोर थे, यानी अंग्रेजों के आने से पहले क्यों हम भारत पर विदेशों का आक्रमण क्यों हुआ, या फिर विदेशियों से भारत क्यों हार गया, भारत क्यों वर्षों तक विदेशियों का गुलाम रहा, सदियों तक। बल्कि अब सोचिए 712 ईस्वी से लेके 1947 ईस्वी तक अलग अलग समय में हम क्या रहे, लगातार गुलाम रहे। मुगल भी क्या थे, अफगानी थे, कुछ तुर्की, कभी तुर्की के गुलाम रहे, कभी अफगानियों के गुलाम रहे, कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे, कभी क्या कहते हैं मुगलों के गुलाम रहे। तो लगातार हम देखते हैं कि भारत क्या है, विदेशियों के गुलाम रहा है। 712 ईस्वी के बाद लगातार भारत पर कई बार जो है विदेशी आक्रमण हुए। तो ये सारे आक्रमण क्यों हो रहे थे, क्योंकि भारत में जो भारत के अंतर जो राजनीति थी वो क्या थे, सब बिखरे हुए थे, सब आपस में ही लड़ते रहते थे। ठीक है, तो भाई जब यूनिटी नहीं रहेगी तो क्या होगा, बाहरी लोग कब्जा जरूर कर लेंगे। तो इसीलिए प्रपोजल रखते हुए विलय पत्र का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा देखिए सेना क्या होगी ना, कि सबकी एक, भारत की एक सेना होगी। आप कोई भी राज्य अपना सेना नहीं रखेगा, क्योंकि आप लोग सेना रखेंगे आपस में लड़ेंगे फिरेंगे, फिर क्या आप आगे भी कमज़ोर बने रहेंगे और जो है अस्थाई, मतलब क्या कहते हैं, शांति अस्थायी रूप से नहीं आ पाएगी। ठीक है, इसलिए क्या कीजिए आप कि अपनी अपनी सेना कोई नहीं रखेगा, भारत की एक सेना होगी। सारे राज्य इससे एग्री थे, समझ गए सारे लोग कि बात सही है कि हम लोग क्या होंगे, अगर अपनी अपनी सेना रखेंगे आपस में लड़ेंगे तो हम क्या होंगे, कमज़ोर होंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि देखिए विदेशिक संबंध जो होगा वो भारत बनाएगा। कोई भारत का स्टेट जो है वो चाहेगा तो विदेश से संबंध बनाने के लिए तो उसे क्या करना पड़ेगा, राज्य से पूछना पड़ेगा। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार जो भी होगी उससे पूछना पड़ेगा। तो इसके लिए भी कई लोग, सारे लोग एग्री हो गए। हाँ, क्योंकि देखिए क्या है ना कि अगर आप केंद्रीकृत, अब भाई भारत से यदि किसी देश का रिलेशन है, अब हर राज्य अपने मन की बात करेगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना कि किसी विदेश से संबंध बनाया जाए। हर लोग अपनी तरफ से संबंध बनाने का प्रयास करेगा। इसीलिए क्या, एक वैदेशिक संबंध, सेना, और तीसरा था संचार, यानी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं, जो एक बयान होता है या फिर कोई भी मीडिया वगैरह से रिलेटेड चीज़ें होंगी, ये 3 चीज़ें किसको दे दी जाए, केंद्र सरकारों को। बाकी आप अपने स्टेट में शासन कीजिए। तो यह था हमारा विलय पत्र, जिस पर 565 की 565 रियासतों ने, 565 में से 561 रियासतों ने क्या कर दिया, साइन कर दिया। मतलब अधिकांश ने साइन कर दिया, 4-5 को छोड़कर, जिसमें जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, मणिपुर और जूनागढ़ हैं,
ये 4-5 रियासतें जो थी क्या भारत में शामिल नहीं हुई थी। बाद में हालांकि धीरे धीरे करके सबको शामिल कर लिया गया, उसकी अलग कहानी है, किसी अलग चैप्टर में उसकी बात होगी। हाँ, तो कालांतर में मतलब सारे ये भारत में शामिल हो गए। ठीक है, अब स्थिति अब देखिए क्या होता है। तो अब तो ये छोटी छोटी रियासतें थीं, ठीक है। और हाँ, लास्ट में एक और चीज़ हुआ, फिर आने वाले समय में ये हो गया कि अब ये लोग जो छोटी छोटी रियासतें थी ये टैक्स इकट्ठा करते थे और उससे अपने यहाँ काम कराते थे हैं, और उसी से क्या करते थे, कुछ पैसा अपने लिए भी बचाते थे और लाभ कमाते थे। तो भारत सरकार द्वारा एक और प्रपोजल रखा गया कि देखिए, आप लोग जो है, जो पैसा आप लोग बच रहा है या फिर जो पैसा आप लोग कमा रहे हैं, वो पैसा आप भारत सरकार से ले लीजिए और टैक्स वगैरह जितना आप अपना मतलब सारा जितने भी अधिकार हैं वो भारत केंद्र सरकार को दे दीजिए। उसके बदले केंद्र सरकार आपको क्या देगी, पेंशन देगी। तो इसके लिए भी सारे राजा मान गए और उसी पेंशन को प्रिवी पर्स कहा गया। ठीक है, प्रिवी पर्स, जिसे बाद में इंदिरा गांधी ने उसे भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये तो अलग मैटर हो गया। अब क्या हुआ कि जितनी छोटी छोटी रियासतें थीं वो भारत में मिल गई। तो अब आवश्यकता महसूस की गई कि प्रशासन की दृष्टि से राज्यों का क्या किया जाए, पुनर्गठन किया जाए। तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई है और 1956 ईस्वी में मतलब ये तय हुआ कि भारत को क्या किया जाए, भाषा के आधार पर जो है राज्यों का निर्माण किया जाए। तो 1956 में पुनर्गठन हुआ और इससे क्या हुआ, 14 राज्य भारत में बनाए गए। और इससे पहले क्या था, राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया था, ABCD, इस तरीके से स्टेट बनाए गए थे। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि राज्यों की कई सारी समस्याएं सामने आ रही थी। हाँ, तो अब ये महसूस किया जाने लगा 1960 के दशक में ही कि 1956 में समझिए कि पुनर्गठन हुआ, उसके जस्ट बाद से ही कई सारे प्रॉब्लम आने लगे। तो जो राजनीतिक विद्वान थे, राजनीतिक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, राज्य के राजनीति के अध्ययन को क्या किया कि मतलब इनको लगा कि इसके लिए एक अलग विषय बनाने की और इस पर अलग से अध्ययन की क्या है, आवश्यकता है। तो इसके लिए जो विभिन्न राज्य हैं उनके राजनीति के अध्ययन की क्या मतलब अध्ययन की आवश्यकता महसूस की गई। तो इसमें देखिए क्या हुआ कि अमेरिका के एक थे सायरन विनर। तो विनर साहब जो थे, इन्होंने पहल किया और 2 सेमिनार आयोजित करवाए। एक इन्होंने आयोजित करवाया था 1961 में शिकागो विश्वविद्यालय में और दूसरा इन्होंने आयोजित करवाया था 1964 में मैसेच्यूसेट्स तकनीकी संस्थान में। ठीक है, तो ये जो 2 सेमिनार हुए, जिसमें प्रथम सेमिनार की रिपोर्ट जो है 1961 ईस्वी में एशियन सर्वे में प्रकाशित की गई और दूसरी 1964 के सेमिनार में प्रस्तुत दस्तावेज राज्य राजनीति का सर्वप्रथम पुस्तक जो थी, एक इन्हीं की पुस्तक थी मायरन विनर की। इन्होंने स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया 1968 में प्रकाशित हुई। तो इस तरीके से अब देखते हैं कि 2 सेमिनार हुए 1961 में जो शिकागो विश्वविद्यालय में हुआ और एक 1964 में। और इसके अंतर्गत क्या किया गया, उस समय जब 1961 तक भारत में टोटल जो है 17 राज्य हो गए थे। ठीक है, उसमें से 9 राज्यों पर अध्ययन कर जो है जो ये सेमिनार हुआ था उसमें क्या किया गया कि भारत में टोटल 17 राज्य थे, तो उसमें से 9 राज्यों पर अध्ययन किया गया था और उसी में जो मतलब अध्ययन के दौरान जो लोगों का रिपोर्ट तैयार करा था उसी को क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। बाद में इकबाल नारायण थे, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये 1976 में। तो उन्होंने इसमें क्या किया, भारत में असम से लेकर पूरा जम्मू कश्मीर तक सभी जितने राज्य हैं उसके राजनीति को पूरा उसमें दर्शाया। उस किताब का क्या नाम था, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, जो 1976 में प्रकाशित हुई। लिखा किसने था, इकबाल नारायण ने। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे जो ये छोटे छोटे राज्य थे इनका कद बढ़ा और देखिए क्या हुआ कि जब राजीव गांधी की मृत्यु के पश्चात जो है भारत में, बल्कि पश्चात क्या मतलब जो समझिए कि 84 के चुनाव जो अंतिम बार भारत में क्या हुआ, मोदी से पहले और कांग्रेस के शासनकाल में 1984 के लोक आम सभा चुनाव में, जिसमें इंदिरा गांधी डेथ हो गई थी, उसके बाद जो चुनाव हुआ था उसी में क्या हुआ था, फुल बहुमत की सरकार बनी थी। उसके बाद कांग्रेस को कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ, गठबंधन की राजनीति की शुरुआत भारत में हो गई 90 के दशक में। अब गठबंधन की राजनीति की शुरुआत का मतलब हो गया कि हर राज्य में क्या हुआ, अपने अपने राज्य में वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियाँ थीं वो मजबूत हुई। जैसे बिहार में देख सकते हैं कि राजद हुआ और जदयू मजबूत हुआ, तो वहाँ पे लोकसभा में उन लोगों ने अच्छी पकड़ बनाई। इसी तरीके से आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी हैं, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की समाजवादी और इनका मायावती की बहुजन समाजवादी, वहाँ लालू यादव की राजद और नीतीश कुमार की जदयू। हाँ, इसी तरीके से उड़ीसा में आपके
नवीन पटनायक साहब की पार्टी बीजद। उधर महाराष्ट्र में जाइए तो शिवसेना और एनसीपी। इधर बंगाल में देखिए तो ममता बनर्जी की पार्टी है, क्या नाम है, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, तो इस तरीके से साउथ में जाइए आप उधर तो वहाँ भी पहले कांग्रेस की काफ़ी अच्छी पकड़ थी कांग्रेस की। हाँ, तो वहाँ भी डीएमके और AIDMK ऐसी करके पार्टी आई हैं। क्या कहते हैं, वाम दल का जो है पकड़ मजबूत हुआ धीरे धीरे, तो इधर केरल आदि के क्षेत्र में है। तो इस तरीके से पूरे भारत में जो क्या हुई, क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हुई। और जो राजनीति, जो कांग्रेस पार्टी थी उसके जो एक क्या कहते हैं, उसका एक दौर कहा जाता है कि जो कांग्रेस का क्या है, एक दलीय प्रभुत्व था भारत पे, यानी केवल कांग्रेस का क्या था, प्रभुत्व था। तो इस एक दलीय प्रभुत्व को क्या मिली, चुनौती मिली। और इसी जब चुनौती मिली तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब 1990 का चुनाव हुआ तो उसको पार्टी बनाने के लिए सभी क्षत्रिय दलों से क्या करना पड़ता था, लोगों को वो मतलब उनके सांसद भी मिलकर सपोर्ट करते थे, तभी केंद्र में सरकार बनती थी। तो धीरे धीरे राज्यों की पहुंच कहाँ तक हो गई, केंद्र सरकार पर भी स्थापित हो गई। तो 1990 के बाद देखते हैं कि एक बड़ा परिवर्तन आता है। कुल मिला के देखिए, इसका प्रस्तावना में कंक्लूजन जो है वो यही है कि हम जो ये पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, भारत में राज्य राजनीति का विकास, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किस तरीके से जो राज्य की राजनीति है उस धीरे धीरे उसका मतलब किस तरीके से उसमें वृद्धि हुई। ठीक है, उसमें उसके क्या विषय वस्तु है उसका हम इस चैप्टर में नहीं बल्कि आने वाले चैप्टरों में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हम आइए देखते हैं क्या है आपका 1.2 राज्य राजनीति 50 से 60 के दशक में। तो 50 से 60 के दशक में किस तरीके का परिवर्तन हुआ उसको देखते हैं। देखिए क्या हुआ कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके प्रथम 2 दशक यानी 1947 यानी 1950 से लेकर 1970 तक, यानी इस 20 साल में हम देखते हैं, देखिए कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका थी स्वतंत्रता आंदोलन में। ठीक है, जितने तत्कालीन समय के नेता थे, क्योंकि कोई और पार्टी ही नहीं थी बड़ी पार्टी, जो छोटी छोटी पार्टियां थी उसमें से मैक्सिमम पार्टी जो है वो कांग्रेस के भीतर ही बनी थी। कांग्रेस में इतनी लोकतांत्रिकता थी कि वो अलग अलग विचारों को अपने पार्टी के अंतर्गत ही जगह दी हुई थी। तो साम्यवादी पार्टी और अलग अलग तरीके की पार्टियां क्या, ये सारे क्या बनी थी, वो उसी पार्टी के अंतर्गत शामिल हुई थी। और जितने बड़े नेता आप देखिए, नेहरू हो गए, गांधी हो गए, पटेल हो गए, हाँ, सुभाष चंद्र बोस और भी बड़े नेता जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी की, मैक्सिमम लोग उस समय कांग्रेस पार्टी थे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के पास एक चमत्कारिक क्या था, नेतृत्व था और करिश्माई नेता थे जिन पर क्या था, जिनका जनता पर प्रभाव था। जो शुरुआती चुनाव हुए ना, जैसे चाहे राज्य विधानसभा के हों या केंद्र सभा के, तो जैसा मैंने कहा कि उस समय कांग्रेस का प्रभुत्व था, एक दलीय प्रभुत्व था, यानी पूरे भारत पर मैक्सिमम सीटों पर, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, हैं, वहाँ किसकी जीत होती थी, कांग्रेस की। तो अन्य पार्टियों का कोई बहुत बड़ा रोल रहा ही नहीं। तो जब कोई अन्य पार्टी ही नहीं होगी, अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि आज का समय देखें तो आज मोदी केंद्र में है और 17 स्टेट में भाजपा की सरकार है। तो अब अगर मोदी यानी जो ऊपर से जो निर्णय लिया जाएगा, केंद्र सरकार जो निर्णय लेगी, तो कम से कम और कहीं नहीं तो जो 17 स्टेट हैं वो तो उसका पालन करेंगे ही। तो यहाँ पर केंद्र को उस 17 राज्यों से चुनौती नहीं मिलेगी। तब सोचिए, जहाँ भारत के पूरे स्टेट पे ही कांग्रेस का हो, केंद्र में भी हो, तो जो केंद्र फैसला लेगा तो भारत राज्य सरकार उसको कहाँ चुनौती दे पाएंगी। तो कुल मिला के जो राज्य राजनीति थी वो केंद्र की छाया में ही पली, जिसमें नेहरू का जो शुरुआती देखते हैं 1964 तक तो नेहरू ही थे। उसके बाद आपके थोड़े समय ये रहे, लाल बहादुर शास्त्री रहे 2 साल, उसके बाद 67 में इंदिरा गांधी आ गई। तो कुल मिला के जो है इन 20 सालों में कांग्रेस को बहुत भारत में पकड़ लगातार बना रहा। इससे क्या हुआ ना कि कोई जो राज्यपाल का पद था वो उसमें भी देखते हैं कि कोई विशेष उसका महत्व नहीं रहा इस दौरान है। और राष्ट्रीय सबसे बड़ी बात थी, देखिए उस समय इंडिया के पास था ना राष्ट्र राज्य निर्माण, एक टॉपिक है कि राष्ट्र निर्माण कि भाई देश बनाना था। तो उस दौरान जो है कई सारे मुद्दे थे, जैसे भूमि सुधार का मुद्दा था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जैसे मुद्दे थे। तो इन सब मुद्दों पर क्या हुआ, राज्यों का सहयोग लगातार कांग्रेस को, चूंकि केंद्र को प्राप्त हुआ, क्योंकि वहाँ भी कांग्रेस की ही सरकारें थी। ठीक है, तो जो अब तक हमने 1.2 यानी राज्य राजनीति 50-60 के दशक में पढ़ा है, उसका अगर हम 1-2 लाइन में बात करें, कुल मिला के भारत के सभी राज्यों पर और केंद्र पर कांग्रेस
सत्ता में थी। तो जो राज्यों का अधिकार था वो क्या था, गौण था, यानी उसका कोई महत्व नहीं था उस समय। और क्या था, नेहरू का प्रभाव जो है राज्यों पर, नेहरू के जो आदर्श थे उसका प्रभाव क्या था, काफ़ी बढ़ा हुआ था सभी राज्यों पे। अब देखिए, लेकिन 70 के दशक की जैसे ही 60 के दशक की जैसे ही शुरुआत होती है, उस दौरान धीरे धीरे क्या हुआ, कांग्रेस के जो एक दलीय प्रभुत्व था उसको चुनौती मिलना शुरू हो गई। अब देखिए कैसे कैसे चुनौती मिलती है। उत्तर भारत यानी जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जिसमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर आदि स्टेट आते हैं, तो इधर क्या हुआ, नागा और मिजो विद्रोह शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर में उधर जनमत मोर्चा आंदोलन शुरू हो गया, जनमत संग्रह कराने के लिए। ठीक है, दक्षिण भारत में भी क्या हुआ, पुनर्गठन की मांग शुरू हो गई। इसी तरीके से जो मैंने कहा कि जो बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल जो वाले स्टेट थे, उसमें क्या हुआ, जो समाजवादी और वामपंथियों ने मिलकर क्या किया, कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार प्रारंभ कर दिया। उत्तर भारत राज्यों में जनसंघ का लगातार, जनसंघ जो जिससे भाजपा निकली है, जिसको कहा जाता है कि भाजपा जनसंघ, देखिए जनसंघ एक पार्टी थी जो 1977 में जनता पार्टी में मिल गई। ठीक है, विलय हो गया उसका, और उसके बाद जब जनता पार्टी 1980 में फिर खत्म हो गई, तो फिर 1980 में उसी के नेताओं ने मिलकर जो है भाजपा की स्थापना की है। ठीक है, तो उत्तर भारत में क्या, जनसंघ का काफ़ी अच्छा प्रभाव था, बढ़ने लगा धीरे धीरे। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं कि जो पंजाब में अकाली दल जो है कांग्रेस के विरुद्ध एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। और भी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में जो है आरपीआई के नेतृत्व में दलित आंदोलन, महाराष्ट्र में दलित पैंथर, उत्तर भारत में जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं अन्य संबंधरत दलों ने गौरक्षा आंदोलन, इस तरीके से कई सारे आंदोलन। मतलब कुल मिला के हम इतनी बात कह सकते हैं कि जो भारत के सारे स्टेटों से क्या हुआ, कांग्रेस नेतृत्व को, जो कांग्रेस का एक दलीय प्रभुत्व था, जो कांग्रेस के प्रभुत्व को क्या हुई, चुनौतियाँ मिलनी प्रारंभ हो गई। ठीक है, इसके साथ ही देखिए एक चीज़ थी, तमिलनाडु जो तत्काल में मद्रास कहा जाता था, है वहाँ पे जो कहा, उन लोगों ने कहा कि भाई हम पर क्या किया जा रहा है, हिंदी भाषा को थोपा जा रहा है। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तमिलनाडु भारत से क्या हो, एक अलग राज्य बने, एक मतलब अलग देश बने। ठीक है, इस तरीके की कई सारी समस्याएं जो है धीरे धीरे प्रारंभ हो गई। जो 1968 में आम चुनाव हुआ, उसमें जो है कांग्रेस कई राज्यों में हार गई। ठीक है, 1969 के बाद जो गठबंधन सरकारों का गठन प्रारंभ हुआ, इससे क्या हुआ, भारतीय राजनीति को एक नई विचारधारा मिली। गठबंधन की राजनीति से क्या हुआ भारत। हाँ, उसके बाद हालांकि फिर 74 में जब इंदिरा गांधी 71 में जो आम चुनाव कराई, मध्य विधि चुनाव, उसके बाद फिर से कांग्रेस कुछ समय के लिए मजबूत हुई थी 77 तक। फिर 77 में 75 में इन्होंने वो लगा दिया आपातकाल। तो उसके बाद फिर 77 में जब चुनाव किया तो फिर से थोड़ी सी कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर हुई। लेकिन फिर इंदिरा गांधी के मरने के बाद कांग्रेस मजबूत हुई। लेकिन राजीव गांधी के जाते जाते जो है पूरी तरीके से राज्य क्या हो गए, अपने जो क्षेत्रीय पार्टियां थी वो राज्यों में पूर्ण रूप से हावी हो गई। ठीक है, कई जगह जो है कांग्रेस का हुआ विभाजन हुआ। जितनी छोटी छोटी पार्टियां आप देखते हैं ना, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे उधर एनसीपी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सारे नेता जो है कांग्रेस से होकर ही निकले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो है 1.2 भी खत्म हो जाता है। अब 1.3 है क्षेत्रीय दलों का उदय और राज्य राजनीति 70 का दशक। यानी 70 का दशक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दौरान क्या देखा जाता है, कई सारी छोटी बड़ी पार्टियों का उदय देखा जाता है। तो देखते हैं, आइए। तो देखिए इसमें है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, उसके बाद 2 साल ये आपके शासक रहे, क्या नाम है, लाल बहादुर शास्त्री। तो वहाँ तक कोई स्थिति बहुत बदलाव नहीं हुआ। लेकिन जब इंदिरा गांधी शासक बनी तो उसमें क्या है, जो कांग्रेस प्रणाली थी ना, कांग्रेस की प्रणाली जो थी, कहने का मतलब जो लोकतांत्रिक प्रणाली थी, उसमें क्या हो, जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस के अंदर ही कई अलग अलग विचारधारा के लोग थे, समाजवादी विचारधारा के या वामपंथी विचारधारा के, हैं। तो क्या हुआ, ये प्रणाली खत्म हो गई और क्या हुआ, व्यक्तिगत हो गई राजनीति। मतलब इंदिरा गांधी ने क्या हुई, केंद्र में आ गई। तो उसके बाद जो साम्यवादी थे या जो भी अलग अलग विचार के लोग थे, उसको तरजीह देना खत्म कर दिया गया। तो अब इस वजह से जो, अब मान लीजिए कि कांग्रेस में जो समाजवादी के नेता थे, जो वामपंथी नेता थे, या फिर अलग अलग विचारधाराओं के जो नेता थे, वो लोग क्या किए, वो लोग अपना अलग पार्टी बनाना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में जाट लोग, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यादव और कुर्मी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में रेड्डी और कामा, कर्नाटक में ओकालिंगा और लियांगायत हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जो चीज़ें हुई उसकी शुरुआत हुई। उसके बाद चरण सिंह भारतीय क्रांति दल का गठन किया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इन क्षेत्रों में इस जो क्षेत्रीय मुद्दे थे उनको लेकर जो क्या हुआ, कई सारे नेताओं और पार्टियों का क्या हुआ, उदय हुआ। ठीक है, तो
अब देखिए राज्यपाल क्या होता है, केंद्र का एक प्रतिनिधि होता है राज्य में। तो अब ये होने लगा धीरे धीरे, जैसे जो क्षेत्रीय दल जब मजबूत हुई, उनकी सरकारें बनने लगी ना, तो राज्यपाल से क्या होने लगा, जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनको समस्याएं होने लगी। जैसे देखते हैं ना आज इधर बंगाल में कई बार जो है राज्यपाल, बंगाल और केरल में वर्तमान में देखते हैं क्या होता है, राज्यपाल से बार बार जो है विवाद हो जाता है, दिल्ली में उपराज्यपाल से विवाद हो जाता है। तो इस तरीके से कई सारा जो है समस्याएं उठने लगी, और इसने क्या किया, भारतीय राजनीति को एक मतलब भारत में राज्य की राजनीति को एक अलग आयाम प्रदान किया। ठीक है, और क्या हुआ, जो क्षेत्रीय नेता थे और जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल थे वो क्या हुआ, उनका प्रभाव लगातार बढ़ा। जो है कांग्रेस को क्या करना पड़ा, कई राज्यों में छोटे दलों के साथ गठबंधन करना पड़ा है, उनके नेताओं को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें होने लगी। देखिए सबसे बड़ा जो चेंज आया ना, जब 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया, तो जितने विपक्ष के जो नेता थे उनमें क्या हुई, एकजुटता का भाव आया, जनता पार्टी का गठन हुआ। ठीक है, और उसके बाद थोड़े समय बाद ही मंडल आयोग की नियुक्ति की गई। इससे बिहार और उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिला। ठीक है, ये इन सब चीज़ों ने क्या किया, राष्ट्रीय राजनीति थी उसमें एक मतलब बड़ा परिवर्तन ला दिया। ठीक है, जो राज्य राजनीति में यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे विकास हुआ। देखिए इसी के बाद देखते हैं ना, जितनी बड़ी पार्टियाँ जो वर्तमान में बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, जैसे समाजवादी, बसपा, राजद, जदयू, हाँ, टीएमसी, एनसीपी, जितनी छोटी बड़ी पार्टियाँ थी, सबका गठन जो है इसी के पश्चात हुआ। ठीक है, तो ये जो 1980 के बाद, यानी जो आपातकाल के बाद की स्थिति जो हुई, यानी जनता दल के जब समाप्त हुआ 1980 में, उसके बाद कई सारी बड़ी पार्टियां जो आज सरकार में हैं, सत्ता में हैं, ऐसी पार्टियों की स्थापना हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये देखिए जो 1.3 हमने पढ़ा, क्षेत्रीय दलों का उदय और राज्य राजनीति स्तर, इसमें क्या देखिए, अगर हम देखते हैं कि देखिए 70 के दशक में इंदिरा गांधी, नेहरू की मृत्यु हुई 64 में, उसके बाद इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी ने स्वयं को केंद्र में रख लिया और क्या किया, शक्ति के केंद्रीकृत व्यवस्था बनाने का प्रयास किया। इससे क्या हुआ, जब 71 में मध्य चुनाव हुआ और धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे आप देखते हैं जेपी आंदोलन हुआ, मतलब इंदिरा गांधी के विरुद्ध कई सारी चीज़ें हुई और धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियां जो क्या हुई, मजबूत हुई। इनको एक होने के कारण कांग्रेस के कई बड़े नेता अलग हो गए, उन्होंने अपनी अपनी पार्टियां बना ली हैं। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे ये चीज़ें प्रारंभ हुई। लेकिन जब 1975 ईस्वी में जब आपातकाल लागू हुआ, तो उसके पश्चात क्या हुआ, आपातकाल के बाद 1980 में जनता पार्टी आई। जनता पार्टी का जब विघटन हो गया, तो उसके बाद कई छोटी बड़ी पार्टियां बनी, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ किस तरीके से कौन कौन सी कहाँ पार्टी बनी। ठीक है, तो इसी के साथ 1.3 खत्म हो जाता है। यही सारी चीज़ें हैं बस इसमें। अब 1.4 देखते हैं, ये क्या है, राज्यीय राजनीति 80 के दशक से आगे, यानी अब 1980 के दशक से आगे क्या क्या हुआ, आइए उसको देखते हैं। अब देखिए अगर 80 के दशक में बात करें तो 4-5 चीज़ें जो है मुख्य रूप से देखी गई। क्या क्या, एक तो पहचान संबंधी अधिकार की मांग प्रारंभ हो गई, जिसमें देखिए जो दलित थे वो चाहते थे कि भाई उनको जो अधिकार, जो जैसे क्या है कि लोग स्वतंत्रता के बाद जो हमें उन्हें मूल अधिकार मिले थे उसको समझ नहीं सके थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने जब अपने अधिकार को समझा, तो कई सारे छोटे छोटे दबाव समूह का जन्म जो है 80 के दशक के बाद प्रारंभ हुआ है, जिसमें किसानों का समूह आया। ठीक है जी, किसान यूनियन बने हैं। इसी तरीके से मतलब जितने छोटे छोटे समझ रहे हैं ना, जैसे कह सकते हैं कि किसानों का, पिछड़े वर्गों के लिए जो है। इसके अलावा जो आप देखिए दबाव समूह क्या होता है ना, कि ये डायरेक्ट रूप से राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जैसे कोई भी सरकार जब कोई निर्णय लेती है तो उसको बदलने के लिए क्या करते हैं, उस पर दबाव डालते हैं, जैसे आंदोलन करते हैं, इस तरीके की चीज़ें करके क्या करते हैं। अब इसमें आप अगर किताब में देखेंगे तो इसमें सब यही सारी चीज़ें बता दिया है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब में भारतीय किसान यूनियन, ये क्या है, एक किसान यूनियन एक दबाव समूह है। इसी तरह महाराष्ट्र में शिल्पकारी संगठन, गुजरात में खेदियूत समाज, कर्नाटक में कर्नाटक राज्य रैयत संघ है, धनाढ़ किसानों का उद्गम देखा गया। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, एक दबाव समूह बनना शुरू हो गया, जो राजनीतिक पार्टियों पर उनके पक्ष में काम करने के लिए दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया। जैसे किसान का वर्ग है तो वो चाहेगा कि क्या जो नीतियाँ हों वो किसानों के हित में बनाई जाएँ। उसके बाद अन्य जितनी भी चीज़, अब देख जो अन्य जितने भी, जैसे मान लीजिए जैसे कोई श्रमिक संगठन है तो वो क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि जो श्रम कानून हो वो श्रमिकों के पक्ष में बनाया जाए। तो इस तरीके की चीज़ें
जो दलित हैं वो क्या चाहेंगे कि भाई दलितों के पक्ष में हो, जो पिछड़े हैं वो क्या चाहेंगे जो नीतियाँ हो क्या हो इसके पक्ष में हो, मतलब पिछड़ों के पक्ष में हो। तो इस तरीके की ही चीज़ें हुई 80 के दशक में। देखिए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपको इसी तरीके से पॉइंट वाइज लिख देना है कि भाई देखिए स्वतंत्रता के बाद 50 से 60 के दशक में क्या हुआ, 60 से 70 के दशक में क्या हुआ, 70 से 80 के दशक में क्या हुआ, 80 के बाद क्या हुआ। तो उसके बाद देखिए एक बड़ा परिवर्तन आता है 80 के दशक में। 1991 ईस्वी में क्या भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई। इसके बाद जो हमें एक वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, हमारा सोना गिरवी रख लिया। भारत के पास मात्र 15 दिनों का पैसा रह गया था, ठीक है। तो इसके लिए तो वो शर्त रखा गया कि भाई भारत क्या करे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाए। तो भारत को ये अपनाना पड़ा। तो अब कहते हैं कि जब भारत में ये जो भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन का है उसका क्या प्रभाव रहा, तो आइए उसको देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव क्या रहा। देखिए जैसे ही भूमंडलीकरण आया तो इसके बाद क्या हुआ, FDI का होड़ शुरू हुआ। भूमंडलीकरण का मतलब, निजीकरण का मतलब क्या, देखिए कि भारत में क्या होता था कि पहले विदेशी कंपनियां व्यापार नहीं कर सकती थी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी। व्यापार होता था विदेशों से, मतलब खरीद बिक्री होती थी, लेकिन कोई विदेशी कंपनी भारत में निवेश नहीं कर सकती थी, ठीक है। लेकिन जब भारत ने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति अपनाई 1991 में, तो भारत में क्या हुआ, ये चीज़ बढ़ गई। अब इससे क्या हुआ, भारत में FDI आने लगा। तो FDI क्या होता है कि विदेशी सीधा निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि विदेश की जो कंपनियां हुई अलग अलग स्टेट में अपनी उत्पादन सेंटर खोलती हैं। तो उसमें क्या है कि जितने भी स्टेट होते हैं वो प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा FDI उनके स्टेट में आए, तो उनके स्टेट की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि उनको ज़्यादा टैक्स मिलेगा। अब जैसे देखिए उत्तर प्रदेश है, यदि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा कंपनी खुलेगी और यहाँ उत्पादन होगा तो टैक्स उत्तर प्रदेश सरकार को मिलेगा। तो इसलिए क्या है, सारे राज्यों में क्या प्रतिस्पर्धा थी कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा FDI है, हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा FDI है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है राज्यों में होड़ बढ़ी। इससे क्या हुआ, केंद्र की स्थिति कमज़ोर हो गई। जो है राज्य डायरेक्ट जो है क्या करने लगे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियाँ आती थी उनके साथ क्या करने लगे, जो है समझौता करने में सफल हुई। मतलब जितनी भी विदेशी एजेंसियां थी उनसे क्या कर सकते थे, वो समझौता कर सकते थे। निश्चित रूप से इसके लिए उन्हें केंद्र से सहमति की आवश्यकता थी, लेकिन जो केंद्र की भूमिका थी ना इसमें, वो क्या हो गई, समाप्त हो गई, ठीक है। अब इसके बाद देखा जाता है ना कि इसी दौरान मैंने पहले भी ये बात मैंने पिछले कई बार बता दिया है, वही बात आगे बताया हुआ है कि भूमंडलीकरण के दौर में क्या हुआ कि हर राज्य में 1 या 2 क्षेत्रीय दल उभरे, ठीक है। जैसे आप पहले ही बता चुके हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में देखते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी हैं। इसी तरीके से लोक दल, बिहार में देखते हैं कि जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू, राजद, पंजाब में अकाली दल हैं, उड़ीसा में बीजू, दक्षिण में उधर तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक, ऑल इंडिया द्रमुक मुनित, पता नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना, हाँ। तो इस तरीके से क्या हुआ कि कई सारी पार्टियां बनी। और ये भूमंडलीकरण का प्रभाव दो ही चीज़ लिख देना है। एक तो FDI से क्या हुआ कि राज्य जो है डायरेक्ट समझौता कर सकते थे विभिन्न एजेंसियों से, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि एक दलीय दौर का जो समाप्त हुआ भूमंडलीकरण में, जो है एक दलीय प्रभुत्व धीरे धीरे और समाप्त हुआ, और हर राज्य में क्या हुआ, क्षेत्रीय पार्टियां और मजबूत हुई। और विभिन्न उदाहरण बता देना है कि जैसे बिहार में ये, उत्तर प्रदेश में ये, पश्चिम बंगाल में ये, पंजाब में ये, इस तरीके से जो पहले मैं बता चुका है, ये सारी चीज़ें आपको कर देनी है। इसी के साथ जो है ये टॉपिक वो आपका ख़त्म हो जाता है। अब देखते हैं कि 1.43 में क्या है। ये भी इसी का विप्लव, ये भी इसी का पार्ट है। 1.4 के ही अंतर, यानी राज्य राजनीति 80 के दशक में ही ये आपका तीसरा है। पहला क्या था, पहचान संबंधी अधिकारों की मांग। इसमें आपको क्या बता देना है, पहचान संबंधित अधिकारों की मांग में दबाव समूहों का गठन। इसमें क्या हुआ, किसान, श्रमिक, 3-4 पॉइंट, किसान, श्रमिक, दलित हैं और अन्य पिछड़े वर्गों ने क्या किया, अपने हितों के लिए जो है राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास किया। सब 4-5 पॉइंट डाल के 1 पॉइंट। भूमंडलीकरण में आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। कौन कौन, एक तो आपका कि भाई क्या हुआ, इससे FDI प्रारंभ हुआ और इससे क्या हुआ, केंद्र की स्थिति कमजोर हुई, राज्य डायरेक्ट क्या करने लगे, विभिन्न एजेंसियों से डायरेक्ट समझौता करने में सक्षम हो गए। और दूसरी कि भाई हर राज्यों में क्या हुआ, धीरे धीरे जो क्षेत्रीय पार्टियां बनी थी 70 के दशक में वो क्या हुई, पार्टियां धीरे धीरे बड़ी। सबका नाम बता देना है कि किस स्टेट में कौन सी पार्टी बनी, ठीक है। उसके बाद आते हैं, देखिए विप्लव वाले में क्या दिया है, विप्लव तथा राज्य राजनीति, ठीक है, ये आखिरी है।
जो 80 के दशक में जो विप्लव की बात कह रहा है, इंसर्जेंसी की बात जो कर रहा है राष्ट्रीय, इसमें क्या देखिए क्या हुआ कि देखिए नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर और दक्षिणी राज्य, मुख्यतः 3 पॉइंट इसमें आपको बता देना है। अब क्या हुआ, तो उत्तर भारत में देखिए क्या हुआ कि जो नागा थे, ठीक है, नागा थे, मिजो थे, हैं, इस तरीके के नागा, मिजो, आसू हैं असम में, इस तरीके के जो, और इसी दे वो बोडो हैं, उल्फा, तो इस तरीके के क्या थे, इन्हें क्या कहा जाता है, उग्रवादी हैं। इस तरीके का कुछ उग्र प्रदर्शन देखे गए। अब कहाँ क्या देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट में मुख्य था कि वो बाहरी लोगों के आने से रिलेटेड चीज़ें थी कि भाई बाहर के लोगों को, भारत में क्या हुआ देखिए कि उस एरिया के लोगों की बनावट थोड़ा सा, जो चेहरे की वो वातावरण, जो इन्वायरमेंट के कारण जो है कुछ अलग है, भारत के लोगों का कुछ अलग है, तो इस वजह से मजाक का पात्र बनाए गए, बाहर के लोग वहाँ जाकर बसने लगे, इससे उनका रोजगार संकट उत्पन्न हुआ है। इन सब चीज़ों को लेकर वहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे ये उग्रवादी संगठन बन गए और वो क्या करने लगे, उसका विरोध करने लगे कि इसको अलग देश बनाया जाए, इसको क्या किया जा रहा है, भारत उपेक्षा की जा रही है, इसके लिए वो लोग अलग देश की मांग प्रारंभ कर दिए। इधर अगर दक्षिण में देखा जाए तो यहाँ भाषा से रिलेटेड विवाद था कि भाई तेलुगु, जैसे देखिए तमिलनाडु की वहाँ अपनी भाषा है तमिल, उधर आप देखिए तो उधर आंध्र प्रदेश की तरफ तेलुगु, उधर कन्नड़ा, मराठी है, तो ये लोग अपनी भाषा को लेकर जो है इनसिक्योरिटी फील करने लगे, क्योंकि जो है क्या है, भारत में जो हिंदी भाषी क्षेत्र, मतलब ऐसा प्रयास देखा गया कि जो है हिंदी को उन पर भी थोपा जाने लगा है, तो इसलिए वहाँ पे इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम देखी गई। और जम्मू कश्मीर में जनमत मोर्चा जो है प्रारंभ हुआ कि भाई जनमत संग्रह कराया जाए, चूँकि जब 1948 ईस्वी में साइन किया था, जो विलय पत्र पर जब साइन किए थे हरि सिंह वहाँ के शासक थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो जनमत संग्रह कराया जाएगा। इसके अलावा जब भारत वहाँ पे, जब पाकिस्तान ने लड़ाई कर दिया था, तो भारत ने वहाँ भी क्या किया था, वहाँ जब कहा था, यूएनओ गया था, यूएनओ ने भी कहा है कि यहाँ पे क्या किया जाए, जनमत संग्रह कराया जाए। तो कुल मिला के जो है यही सारी कुछ, मतलब जो भारत से अलग होने के लिए 3-4 जो ये जगह देखिए, इसमें 3 पॉइंट आप लोगों को बता देना है। क्या, एक नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड, जहाँ कई सारे छोटे छोटे उग्रवादी संगठनों का उदय हुआ और इन्होंने क्या किया, भारत का विरोध करना शुरू किया। प्लस जम्मू कश्मीर का बता देना है, जहाँ क्या क्या किया गया, जनमत संग्रह के लिए प्रयास प्रारंभ हुए और भाषा से रिलेटेड विवाद हुआ, कहाँ, साउथ इंडिया में। तो इसको बस इसी, देखिए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी प्रकार से बनेंगे। आइए देखते हैं थोड़ा सा सार संक्षेप में क्या लिखा है। अगर इसके सार संक्षिप्त की बात करें तो देखिए क्या हुआ कि प्रारंभ में अन्य अलग अलग 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। उसके बाद जो है विभिन्न राज्यों में प्रारंभ में क्या हुआ, एक दलीय प्रभुत्व की स्थिति रही, यानी कांग्रेस रही। धीरे धीरे क्या हुआ, 1967 के बाद कांग्रेस को क्या मिला, कांग्रेस एक दलीय प्रभुत्व को चुनौती मिलने लगी और धीरे धीरे वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियाँ मजबूत हुई। ठीक है, जैसे जैसे क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हुई तो क्षेत्रीय मुद्दों को प्राथमिकता दिया जाने लगा। क्षेत्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देने के लिए कई सारे दबाव समूह बने हैं। उसके अलावा क्या हुआ, राष्ट्रीय राजनीति में राज्य की भूमिका में लगातार वृद्धि देखी गई। 90 के दशक में क्या हुआ, जब भूमंडलीकरण हुआ यानी ग्लोबलाइजेशन की नीति अपनाई गई भारत सरकार द्वारा, तो जो है राज्यों की स्थिति और मजबूत हुई और छोटे छोटे जो दल थे उन्होंने राज्यों में अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, भारत में राज्य राजनीति का क्या हुआ, विकास देखा गया इस प्रकार। तो इसी कारण से देखिए आधे घंटे से करीब में हमने क्या कर लिया, टॉपिक को खत्म कर दिया। अब देखिए जरा सा अगर हम क्वेश्चन देख ले तो पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात प्रथम 2 दशकों में भारत के राज्य राजनीति के प्रभावी लक्षण क्या रहे हैं। तो इसमें देखिए इसके अंतर्गत जो है पहला क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत आप लोग क्या कर लेंगे, केवल आपको शुरुआत में लिख देना है कि जैसे भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद विलय पत्र वाला जो मैंने सारी भूमिका में जो सारी चीज़ें बताई थी उसको थोड़ा सा चर्चा करते हुए आगे बता देना है कि इस दौरान क्या हुआ कि मतलब एक दलीय प्रभुत्व रहा शुरुआती 2 दशकों में और धीरे धीरे क्या हुआ, एक दलीय प्रभुत्व को चुनौती मिलने लगी थी, यानी छोटे छोटे दल बनने लगे थे। दूसरा क्या है, कांग्रेस प्रणाली अथवा प्रबल दल प्रणाली के पतन के क्या कारण रहे। तो इसमें देखिए जो मैंने बताया था आपको कि जो कांग्रेस प्रणाली का अंत क्यों हुआ, जब इंदिरा गांधी सत्ता में आई तो उन्होंने क्या किया, केंद्रीकृत मतलब सारी शक्तियों को अपने में केंद्रित करने का प्रयास किया खुद में, यानी तो इससे क्या हुआ, जो छोटे छोटे यानी कांग्रेस के अंतर जो अनेक विचारधाराओं को जगह दी जाती थी वो क्या हुआ, वो नेता कांग्रेस से अलग हुए। इस तरीके से कांग्रेस प्रणाली का क्या हो गया, पतन हो गया। तीसरे वाले में क्या लिख देना है आपको, भारत में राज्य राजनीति पर पहचान के प्रभाव को स्पष्ट करें। भारत में राज्यीय राजनीति पर पहचानों के प्रभाव को स्पष्ट करें। पहचान वाला जो ये 1.4 वाला था, पहचान संबंधी अधिकार मांग, भूमंडलीकरण का प्रभाव और विप्लव, तीनों चारों उसमें आपको डाल देना है। ठीक है, चौथा है भूमंडलीकरण तथा भारत में राज्य राजनीति के बीच क्या संबंध है।
ठीक है। तो जो FDAYLR से रिलेटेड जितना टॉपिक था उसको इस क्वेश्चन के अंतर्गत, भूमिका आपको वही जो पहले मैंने बताया था, और उसके बाद भूमंडलीकरण वाला टॉपिक इसमें ला के डाल दीजिए। इसके साथ आपका क्वेश्चन, देखिए ऐसे क्वेश्चन ये पूछता है नहीं, मैंने जहाँ तक क्वेश्चन देखा है इसमें जो 2-3 चीज़ों को मिलाकर पूछेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है। मुश्किल 2-3 पेज 3-4 पेज लिखना होता है, तो आप लोग इतने से लिख सकते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर देखेंगे अब अगले वीडियो में।